नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हिस्ट्री, कल्चर, हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी में। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आधुनिक भारत एक समग्र अध्ययन की कड़ी में आज हम इसका तीसरा पार्ट लेके आए हैं। इसमें आप जानेंगे 1786 ईस्वी से 1805 ईस्वी के बीच में जो प्रमुख घटनाएं हुई, तो उन घटनाओं के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये जो सामग्री है ये आपको वस्तुनिष्ठ प्रणाली में भी काम आएगी, और अगर ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे तो आपको सब्जेक्टिव प्रश्न जो आते हैं उनमें भी आपको बहुत मददगार साबित होगी, बहुत ही उपयोगी साबित होगी। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। आज हम 1786 ईस्वी से प्रारंभ करते हैं, लेकिन पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। तो हम थोड़ा सा हैदर अली के बारे में, मुझे लगता है कि उसमें थोड़ी संक्षिप्त चर्चा हुई थी, तो थोड़ा सा हैदर अली के बारे में आपको पहले बता दें। हैदर अली की गणना भारतीय इतिहास के उन चुने हुए नेताओं में की जाती है जिन्होंने छोटी सी स्थिति से प्रगति करते हुए एक पृथक राज्य अथवा आप ये कह सकते हैं कि सैनिक शक्ति के बल पर एक अलग राज्य की स्थापना की। तो वो अशिक्षित होते हुए भी वो व्यावहारिक ज्ञान में बड़ा ही कुशल था, बहुत ही दक्ष था, एक अच्छा प्रशासक था। 1781 ईस्वी की जो घटनाएं थी, बल्कि आप ये कह लीजिए कि 1761 से 1781 तक की जो घटनाएं हैं वो बताती हैं कि वो कितना कुशल कूटनीतिज्ञ था। तो हैदर अली अपने जो समकालीन अन्य भारतीय शासक थे उन लोगों के अपेक्षा अधिक योग्य था, और अपनी शक्ति को दृढ़ कैसे बनाया जाए ये बात वो जानता था। वो अंग्रेज़ों से भी मित्रता रखना चाहता था, और उसकी योग्यता के कारण ही अंग्रेज उससे शंका करते थे, और वो चाहते थे कि हैदर अली जैसी ताकत को उभरने न दें। तो हैदर अली जो था वो अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों में कोई भेद नहीं करता था, वह दोनों के साथ मैत्री रखना चाहता था। तो इस तरह क्योंकि उसका जो मुख्य मकसद था हैदर अली का, वो ये था कि वो उनसे ये उम्मीद करता था कि उसे सैनिक सामग्री उपलब्ध कराएंगे, उसकी सेनाओं को यूरोपीय ढंग पे प्रशिक्षित करेंगे। तो हैदर अली जो था वो इतना दुर्बल भी नहीं था कि अंग्रेजी सहायता को ही पर्याप्त समझ लेता। तो हैदर अली 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ऐसी सेना के गठन करने में सफल हुआ जो युद्धों में अंग्रेजों से समानता के स्तर पर लड़ सकती थी। यद्यपि हैदर अली योग्य सेना नायक नहीं था, लेकिन कुशल सेना संचालक अवश्य था। भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही उसने अपनी सेना का गठन किया था। उसने एक कुशल प्रशासन की स्थापना की थी, और उसके अधिकांश मंत्री जो थे वो ब्राह्मण होते थे। उसके पुराने जो वाडियार वंश जो था उसने उसको समाप्त नहीं किया। नाम मात्र के लिए राजा प्रशासन में सर्वोच्च अधिकारी था। उसने विद्रोही जमींदारों को बलपूर्वक अधिकार में कर लिया, और शांतिप्रिय जमींदारों को कूटनीति से उसने अपने पक्ष में किया। अब इतिहासकार तो उसे ये भी बताते हैं कि अपनी धार्मिक नीति में वो काफ़ी उदार था। ब्राह्मणों और मंदिरों को पहले के समान ही, चूँकि वहाँ का जो राजवंश था वो हिंदुओं का राजवंश था जिस पे उसने अधिकार किया था। तो वो कहते हैं कि ब्राह्मणों और मंदिरों को पहले के समान ही जागीरें मिलती रहीं। मुनरो ने हैदर अली के प्रशासन की नियमितता और कुशलता की प्रशंसा की है। उसकी विशेषता यह है कि उसने पुरानी प्रथा को भंग नहीं किया था। इस दृष्टि से वह टीपू से अधिक सफल रहा। तो 18वीं सदी के संकटपूर्ण वातावरण में हैदर अली ने काफ़ी सफलता प्राप्त की, अपने संकल्प और अपने साहस से, अपनी मेधा से, और अपनी परिश्रमी स्वभाव से। तो इस तरह से उसके बारे में बहुत सारी बातें कही गई हैं। उसके बारे में ये भी कहा गया है कि अब जैसे वी.ए. स्मिथ ने उसकी आलोचना की है। वी.ए. स्मिथ कहता है कि वो एक पूर्णतः सिद्धांतहीन व्यक्ति था, जिसका न कोई धर्म था, न सदाचार और न दया उसके अंदर थी। इसी तरह से विलिक्स ने उसे मुसलमान राजाओं में सबसे सहिष्णु कहा है। तो हैदर की
प्रशंसा में भी बहुत कुछ कहा गया है और उसकी तारीफ में भी बहुत कहा गया है। तो अगर सही में देखा जाए तो पिछले वीडियो में भी मैंने थोड़ा सा आपको बताया था, तो आप देखें तो हम ये कह सकते हैं कि उसमें हृदय और मस्तिष्क जो है वो दोनों के ही गुण थे। तो आइए अब हम आज के वीडियो पे चर्चा शुरू करें। मुझे लग रहा था कि हैदर अली पे थोड़ा और बताना चाहिए था, इसलिए मैंने बताया। 1786 से आते हैं हम। लॉर्ड कॉर्नवालिस इस समय जो है भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया और लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वो अपने सुधारों के लिए प्रसिद्ध है। उसने बहुत सारे सुधार किए हैं। अब जैसे जिस समय वो आया गवर्नर जनरल बन करके, उस समय कंपनी की जो आर्थिक हालत थी वो खस्ता थी। उसका कारण ये था कि जो कंपनी के कर्मचारी थे वो भ्रष्ट थे। वो उनको जो अधिकार मिले हुए थे उनका दुरुपयोग करते थे, दस्तक पासेज वगैरह का दुरुपयोग करते थे, व्यक्तिगत व्यापार करते थे, कंपनी वगैरह पे उतना ध्यान नहीं देते थे। तो इन सब ऐसी स्थिति में जो रेवेन्यू भेजा जाता था इंग्लैंड में, वो रेवेन्यू बहुत कम हो रहा था। तो आर्थिक दशा को सुधारने के लिए प्रयास किया गया। उसने कलेक्टरों की संख्या 36 से कम करके 23 कर दी। तो कलेक्टरों का वेतन 1500 रुपये मासिक कर दिया गया। उन दिनों कलेक्टर 1500 रुपये बहुत बड़ी राशि होती थी, जो कि एक महीने में अगर किसी को मिलती थी। तो अब आप समझ सकते हैं 1500 रुपये में उस समय जो है छोटे कर्मचारी 50-60 कर्मचारी रखे जा सकते थे, बल्कि 100 कर्मचारी 5 रुपया 7 रुपया इस तरह की तनख्वाहें होती थी। तो 1500 रुपया मासिक वेतन बहुत ज़्यादा था। निजी व्यापार पर रोक लगा दी गई, यानी कि जो व्यक्तिगत व्यापार करते थे वो अब वो नहीं कर सकते, क्योंकि व्यक्तिगत मुनाफा कमा के वो इंग्लैंड भेजा करते थे। उससे उनकी तो चांदी होती थी, लेकिन कंपनी को घाटा होता था। कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर होने लगी। हालांकि वो सब पहले भी योग्य थे, तभी इतनी दूर व्यापार करने के लिए आए थे और धीरे धीरे जो है वो यहाँ पे क्षेत्राधिकार कर रहे थे। तो योग्यता की कमी उनमें नहीं थी, लेकिन और भी शातिर और चालाक, क्लेवर, दिमाग से ज़्यादा तेज लोगों को नियुक्त किया गया। उच्च स्थानों पर भारतीयों की नियुक्ति बंद कर दी गई, जिससे कि जो सारे जरूरी या आवश्यक निर्णय वगैरह हैं वो निर्णय केवल अंग्रेज लोग ही ले सकें। पुलिस विभाग में भी सुधार किया गया। कॉर्नवालिस ने जमींदारों से पुलिस का प्रबंध अपने हाथ में ले लिया। पहले जमींदार लोग ही जो है वही पुलिसिंग का काम करते थे, यानी कानून व्यवस्था बनाए रखना, ये सब करना जो है उनका काम हुआ करता था। तो उसने उसे व्यवस्थित किया। हर 20 मील पे एक थाना स्थापित किया गया। प्रत्येक थाने में एक दरोगा की नियुक्ति की गई और गाँव के चौकीदार दरोगा के अधीन कर दिए गए। तो इस तरह से गाँव और शहरों की सुरक्षा की गई, क्योंकि सुरक्षा बड़ी आवश्यक है। देखिए, अगर सुरक्षा आवश्यक नहीं होगी तो व्यापार, वाणिज्य, सब चीज़ बाधित हो जाएगा। और कानून व्यवस्था जब सही रहती है तभी कोई भी राज्य फलता फूलता है, कोई भी राज्य आगे बढ़ता है। न्यायिक सुधार बहुत ही आवश्यक होते हैं। अगर न्याय न मिले तो उस राज्य को कहा जाता है कि ये राज्य अन्यायी है, यानी कि यहाँ अन्याय होता है। तो न्याय बहुत आवश्यक है और न्याय दिखाई पड़ना चाहिए कि न्याय हो रहा है। तो कॉर्नवालिस ने मोहम्मद रजा खां को हटा दिया तथा सदर निजामत अदालत को मुर्शिदाबाद से हटा करके कलकत्ता में स्थापित किया। इसमें आप ध्यान देंगे, आपको पूछा जा सकता है कि सदर निजामत अदालत को कहाँ से हटाया गया, तो मुर्शिदाबाद बताइए आप। और कहाँ पे स्थापित किया गया? कलकत्ता में, क्योंकि अब कलकत्ता जो है वो उनका प्रमुख स्थान हो गया था। पहले मुर्शिदाबाद राजधानी हुआ करती थी, लेकिन अब कलकत्ता जो है वो अंग्रेज़ों ने जहाँ फोर्ट विलियम बनाया था वो सबसे महत्वपूर्ण हो गया। और धीरे धीरे आप देखते हैं आज वो विकसित होते होते एक बंगाल का महानगर बन गया। तो और यही कलकत्ता आगे चल करके बहुत सारे आंदोलनों का साक्षी बना। यहीं पे बहुत सारे धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ हुए, समाज सुधार आंदोलन प्रारंभ हुए, अन्य शिक्षा वगैरह के क्षेत्र में आंदोलन हुए। यहीं से बहुत सारे पढ़े लिखे लोग निकले और जिन्होंने केवल बंगाल को ही नहीं बल्कि पूरे भारत को प्रभावित किया, वो उनके लिए प्रेरणादायक स्रोत बने। तो ये अदालत जो थी वो गवर्नर जनरल की काउंसिल अदालत में गवर्नर जनरल काउंसिल का सदस्य, प्रांत का मुख्य काजी और 2 मुफ्ती होते थे। मतलब ये बॉडी होती थी जो अदालत की थी, जो सदर निजामत अदालत थी।
जिलों में जो फौजदारी अदालतें हुआ करती थी उनको भंग कर दिया गया और उनके स्थान पे 4 प्रांतीय अदालतें बनाई गई। इन जगहों के नाम आप याद रखिएगा, ढाका, पटना, मुर्शिदाबाद और कलकत्ता। इन 4 स्थानों पे प्रांतीय अदालतें स्थापित की गई जिनमें अपील की जा सकती थी निचली अदालतों के फैसलों पे। अंग्रेजों पर इन अदालतों में मुकदमा नहीं चलता था, ये भी एक बात आपको याद रखने की है। उनका मुकदमा कहाँ चलता था? उनका मुकदमा कलकत्ते के सुप्रीम कोर्ट में ही चल सकता था। तो कॉर्नवालिस ने मजिस्ट्रेटों की भी नियुक्ति की, रेवेन्यू कोर्ट तोड़ दिए गए, प्रत्येक जिले में दीवानी अदालतें स्थापित की गई, सर्वोच्च अपील प्रीवी काउंसिल इंग्लैंड में होती थी। तो इस तरह से संक्षेप में आप इन बातों को याद रखें। न्यायिक सुधार से संबंधित सैन्य सुधार भी आवश्यक था, तो सेना में भर्ती के लिए एक नियमित प्रणाली बनाई गई। नियमित प्रणाली से मतलब यह है कि पहले सेना में कोई भी भर्ती हो जाता था, कैसे भी भर्ती हो जाता था, लेकिन अब एक नियमित प्रणाली, जैसे आजकल आप लोग देखते हैं कि सेना में भर्ती होने के लिए विज्ञापन किया जाता है, लोगों को बुलाया जाता है, उनका शारीरिक क्षमता के उनका टेस्ट होता है, कभी लिखित परीक्षा भी कभी कभी होती है, मतलब जो कुछ भी है। तो इस तरह से सेना में भर्ती के लिए एक प्रणाली होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो उसमें कोई भी शामिल हो जाता था। तो सेना की संख्या भी बढ़ाई गई, क्योंकि सेना की संख्या बढ़ाना आवश्यक था, क्योंकि धीरे धीरे अंग्रेज जो थे वो मजबूती से अपने कदम जमाते जा रहे थे, तो इसलिए उनको एक बड़ी सेना की आवश्यकता महसूस हो रही थी। तो योग्यता के आधार पर ही सेना में भर्ती की जाती थी, जो कि बहुत ही आवश्यक था। अब आइए हम देखते हैं 1790 से 1793 ईस्वी में हम आते हैं। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण समय था मैसूर के इतिहास की दृष्टि से, और यह टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। आपसे ये पूछा जा सकता है किसके बीच में हुआ, कब हुआ, तो 2 प्रश्नों के उत्तर तो आपको यही मिल गए। 1790 से 93 त्रावणकोर के राजा ने कोचीन के 2 राज्य हस्तगत कर लिए थे, और टीपू के मना करने पर भी जब राजा ने नगर नहीं लौटाए तो टीपू ने दिसंबर 1789 में त्रावणकोर पर आक्रमण कर दिया। तो 1790 में अंग्रेजों ने टीपू के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। देखिए, अंग्रेज लोग जो थे वो हमेशा कोई न कोई युद्ध का बहाना ढूंढते रहते थे। अब यहाँ जो है उनको बहाना मिल गया। तो इस युद्ध का अंत, अब युद्ध की घटनाओं में हम नहीं जाएंगे, चूंकि हम वस्तुनिष्ठ प्रणाली में बातचीत कर रहे हैं। तो काफ़ी दिनों तक युद्ध चलता रहा, जैसे आप देखते हैं 90 से 93 3 साल तक युद्ध चलता रहा, और कभी एक पक्ष की हार होती थी, कभी दूसरे पक्ष की हार होती थी, कभी एक का पलड़ा भारी तो कभी दूसरे का पलड़ा भारी। अंत में इसका जो अंत हुआ, पटाक्षेप हुआ, वो श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ हुआ। टीपू को अपना आधा राज्य 3 करोड़ 20 लाख रुपया क्षतिपूर्ति के रूप में अंग्रेजों को देना पड़ा। और साथ ही साथ देखिए, एक बहुत ये बात जो है हमें दिखाई देती है, ये उत्तर मुगल काल से जो है, और पहले भी एक आध बार ऐसा हुआ है मुगल काल में भी, हम देखते हैं कि अपने मतलब संधि को पक्का करने के लिए, पुष्ट करने के लिए कि संधि के प्रावधानों से कोई भागे ना, उसका पालन करने से कतराए ना, तो इसलिए जो है किसी को बंधक रख लिया जाता था। तो यहाँ अंग्रेजों ने भी जो है, लगता है कि ये गुण जो है वो सीख लिया था मुगलों से, और उन्होंने अपने 2 पुत्र भी अंग्रेजों को टीपू सुल्तान ने बंधक के रूप में दे दिए। तो उसके आधे राज्य को अंग्रेजों, मराठों तथा निजाम ने आपस में बांट लिया। अब आप देखिए कि किस तरह से भारतीय ताकतें जो थी, मराठे भी बहुत ताकतवर थे, निजाम भी अच्छा खासा ताकतवर था, लेकिन इन लोगों में एकता नहीं थी। और अंग्रेजों ने इसी डिवाइड एंड रूल का फ़ायदा उठा करके, अब जब उनको टीपू सुल्तान को हराना था तो उन्होंने मराठों और निजाम को मिला लिया, और उन लोगों के भी अपने अपने स्वार्थ थे। तो वो ये नहीं समझ रहे थे कि इसका जो दुष्परिणाम है आगे चल के बहुत भयानक होगा, बहुत भयंकर होगा। धीरे धीरे अंग्रेजों ने आज टीपू सुल्तान को मिटाया है तो कल हमें भी मिटा देंगे, ये बातें उन्होंने नहीं सोची। अब आइए हम बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण रेवेन्यू के बारे में, जो कदम अंग्रेजों ने उठाए थे। वो है 1793 ईस्वी का स्थायी बंदोबस्त। इसे इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहते हैं। इसे
परमानेंट सेटलमेंट भी कहते हैं, स्थायी व्यवस्था भी कहते हैं। एक्चुअल में इसके पीछे कारण क्या था कि अंग्रेज़ों ने सोचा कि अक्सर कई बार सूखा पड़ जाता है, बाढ़ आ जाती है या और कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है और उसके कारण लगान माफ़ करना पड़ता है, तो फिर सरकार को उससे कोई आमदनी नहीं होती। ऐसा पहले से चला आ रहा था। प्राचीन काल में भी माफ़ करते थे, मध्यकाल में के शासक जो थे वो लोग भी लगान माफ़ करते थे कई बार, क्योंकि प्राकृतिक आपदा पे किसी का कोई जोर नहीं है। लेकिन जो अंग्रेज़ थे वो सबसे बड़े लुटेरे थे, उनका ये था कि उनको आमदनी लगातार होती रहे। तो उन्होंने पहले जो व्यवस्था की थी वो 5 वर्ष के लिए लगान की योजना उन्होंने बना रखी थी, और कि जो योजना बनाई थी वो 5 साल के लिए उसको लागू की गई थी। लेकिन अब उन्होंने जो है पंचवर्षीय योजना हटा दी और उसके बाद कॉर्नवालिस ने एक निश्चित लगान राशि पर भूमि जमींदारों को सौंप दी। तो जमींदार अब अपनी कंपनी को सालाना लगान देते थे। जमींदारों के साथ समझौता कर लिया गया। उसका सबसे बड़ा लाभ ये हुआ कि जमींदार वर्ग अंग्रेज़ों का स्वामी भक्त हो गया। जमींदार को लगान बढ़ने का भय नहीं रहा, मतलब एक लगान की रेट फिक्स कर दी गई और ये कहा गया कि भाई आप जो है अपने पास रख लीजिए 1/11 और 9 तो इस तरह से जो है, बाकी कहने का मतलब ये था कि जो 90% लगान की राशि थी वो अंग्रेज़ों के पास जाती थी। अब किसानों को ये कहा गया कि अगर आपको अपनी लगान बढ़ाना है तो आप ज़मीन की उपज बढ़ा लीजिए, ज़मीन जो फालतू ज़मीनें पड़ी हैं उनको खेती के अंदर लाइए, उनको खेती योग्य बनाइए और उससे आप लाभ कमाइए। लेकिन ऐसा हकीकत में नहीं हुआ, ये केवल कागज़ पर ही रह गया और कंपनी बार बार के लगान के बंदोबस्त से बच गई। अब क्या था कि एक निश्चित तारीख को लगान की राशि ज़मींदार लोग कंपनी को दे देते थे, नहीं देते थे तो उनकी ज़मींदारी को नीलाम कर दिया जाता था। इस तरह का उनमें समझौता हुआ था। तो बहुत सारे ज़मींदारों की ज़मींदारियाँ नीलाम हो गई और उन नीलामी में ऐसे लोगों ने उन ज़मीनों को खरीद लिया जिनको खेती बाड़ी का कोई अनुभव नहीं था, बस उनके पास पैसा था। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि उन्होंने अपने कारिंदों के माध्यम से खेती बाड़ी करवाना प्रारंभ किया और कारिंदे जो है वो किसानों से मनमानी वसूली किया करते थे। धीरे 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 किसानों की स्थिति एकदम दयनीय हो गई और तो इस तरह से कंपनी की आय तो निश्चित हो गई, कंपनी को तो एक निश्चित रकम मिलने लगी, लेकिन किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ। वो ज़मींदारों की दया पर निर्भर हो गए, उनका पूरी तरह से शोषण होने लगा, ज़मींदारों की बाहर आ गई और यह व्यवस्था बिहार और बंगाल में लागू की गई थी, ये आप ध्यान रखें। तो इस तरह से परमानेंट सेटलमेंट की मोटी मोटी बातें यही है। किसने मलाई खाई? कंपनी ने मलाई खाई। किसके साथ समझौता किया गया? जमींदारों के साथ किया गया। किसको नुकसान उठाना पड़ा? किसानों को सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। और जो ज़मीनें चरागाह वगैरह की, इन सब चीज़ों की ज़मीनें थी, उन पर भी जो है वो टैक्स लगा दिए गए। अब आइए मित्रों, हम सर जॉन शोर के बारे में बात करें। 1793 ईस्वी में सर जॉन शोर गवर्नर जनरल बनाया गया। तो वो परमानेंट सेटलमेंट की बातचीत की, रेवेन्यू सिस्टम से वो काफ़ी समय से जुड़ा हुआ था और जो भी रेवेन्यू सिस्टम में सुधार वगैरह किए जाते थे उसमें उसकी राय ली जाती थी। उसका जन्म 1751 ईस्वी में हुआ था। उसकी शिक्षा दीक्षा हैरो में हुई थी, जहाँ जवाहरलाल नेहरू पढ़े थे आप बाद में, और उसने जो है बुक कीपिंग का कोर्स किया था। तो 1768 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी में उसकी नियुक्ति एक राइटर के पद पे या एक लेखक के पद पे की गई थी। 1769 में वो बंगाल पहुंचा था और 1770 में उसे मुर्शिदाबाद में रेवेन्यू काउंसिल में सहायक नियुक्त किया गया। तो 1780 से राजस्व से संबंधित कार्य बंगाल में विभिन्न स्थानों पे वो देखता रहा। 1786 में वो गवर्नर जनरल की काउंसिल का सदस्य बन गया तथा 1793 में गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो एक शांति प्रिय व्यक्ति था। ही वॉज ए मैन ऑफ पीस। तो उसने भारतीय देशी रियासतें जो थी उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना बंद कर दिया। उसके समय में थोड़ी शांति रही थी, ज़्यादा
और कुछ इस तरह का नहीं हुआ था, लेकिन आगे चल के आप देखेंगे 98 के बाद से फिर वही संघर्षमय वातावरण प्रारंभ हो गया। 1793 ईस्वी में कंपनी को 20 वर्ष के लिए पुनः चार्टर मिला। चार्टर क्या होता था? चार्टर यह होता था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो भी समझौते वगैरह सब किए गए थे, तो उनको 20-20 साल के लिए व्यापार करने के लिए चार्टर इशू किया जाता था और फिर उसको रिन्यू किया जाता था। तो यहाँ भी नया चार्टर मिला। महादजी सिंधिया की मृत्यु हो गई 1794 ईस्वी में। तो महादजी सिंधिया के बारे में थोड़ी हम बातचीत कर लें। तो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठा राज्य संघ, जिसमें कि सिंधिया, होलकर, भोसले, गायकवाड़ और पूना का पेशवा, आप याद रखिए मराठा राज संघ में कौन कौन शामिल थे? सिंधिया, होलकर, भोसले, गायकवाड़ और पूना का पेशवा। तो मराठा राज्य संघ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग था सिंधिया। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठा राज्य संघ के विभिन्न नेताओं महादजी सिंधिया सबसे योग्य था और एक सफल कूटनीतिज्ञ था, एक सफल सेना का संचालक था, सेनापति था। उत्तर भारत में 1761 ईस्वी के बाद मराठों के प्रभाव और प्रभुत्व को फिर से स्थापित करना उसी का कार्य था। इसका श्रेय उसे ही दिया जाता था। अपने व्यक्तिगत जीवन में वो बहुत ही उच्च कोटि के मानदंड थे, उनका पालन करता था। कोई भी अन्य मराठा नेता उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। वो बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व का स्वामी था। अपने साथियों के साथ अच्छे संबंध रखता था, उनके साथ हंसी खुशी रहता था, मिलजुल करके रहता था और बड़ी से बड़ी विपत्ति के समय भी शांत रहना जो है उसके व्यक्तित्व की एक विशेषता थी। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो कहने का मतलब ये था कि वो अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण रखता था और परेशान नहीं होता था छोटी छोटी घटनाओं से। तो अंग्रेज विरोधी संघ का निर्माण जो है उसने किया था। सालबाई की संधि और राजपूतों पर प्रभुत्व स्थापित करना जो है वो हम कह सकते हैं कि उसकी कूटनीतिक सफलताएं थी। वो अंग्रेज़ों की महत्वाकांक्षा से बहुत अच्छी तरह से परिचित था, जो है वो हैदर अली की तरह से चतुर था। और तो इसमें कोई संदेह नहीं कि वित्त विभाग का उसे बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं था और 12 वर्ष तक उत्तर भारत में व्यस्त रहने पर जो है वो इस विभाग की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे सका। यानी कह सकते हैं कि वो आर्थिक रूप से कुशल शासक नहीं था। सैन्य संचालन में तो योग्य था, जिसका पता इस बात से चलता है कि उसने जो है पाश्चात्य शैली की जो युद्ध कला थी उसको अच्छी तरह से समझा। उसने डी बोइन के नेतृत्व में एक कुशल सेना कुशल सेना का संगठन किया। तो इस कुशल सैनिक संगठन के आधार पर ही वो विभिन्न राज्यों के खिलाफ सफल हो सका। जैसे उदाहरण के लिए जोधपुर के होलकर के सेनाओं के विरुद्ध उसे सफलता मिली और जो उसने बहुत सारे युद्ध किए, यहाँ तक कि वो दिल्ली तक चढ़ गया। तो महादजी सिंधिया अपने समय के उत्तर भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण शासक था और समस्त शत्रुओं पर अपने उसने विजय की। वो एक ऐसा सफल शासक था जिसका कोई मित्र नहीं था, जिसका कोई दल नहीं था। केवल अपने कुशल व्यक्तित्व और नेतृत्व के आधार पर ही वो सफल रहा, ऐसा जदनाथ सरकार का कहना है। जदनाथ सरकार कहते हैं कि उसका कोई मित्र नहीं था, उसका कोई दल नहीं था, केवल अपने कुशल व्यक्तित्व और नेतृत्व के आधार पर ही वह सफल रहा। वो ये कहते हैं कि उसने अपने अधीन सेवकों का एक ऐसा दल बनाया जो उसके प्रति पूरी तरह से निष्ठावान थे, उसके प्रति पूरी तरह से भक्ति भाव रखते थे। मराठा मंत्री नाना के पत्रों में उसे जो है धोखेबाज, स्वार्थी और अवसरवादी भी कहा गया। लेकिन नाना ने महादजी को 1872 ईस्वी के पश्चात अपना समर्थन और सहयोग अगर दिया होता तो संभवतः मराठा इतिहास आज कुछ और ही होता, लेकिन ऐसा उन्होंने किया नहीं। तो इस तरह से मित्रों हमने थोड़ा सा आपको महादजी सिंधिया के बारे में बताया।
अब आप आइए हरदा की लड़ाई की बात करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण था, बहुत ही परीक्षाओं में पूछा जाता था। एक बात मैं आपको बता दूं कि मैंने उन्हीं प्रश्नों को चुना है, पुराने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पेपर्स वगैरह देख करके, जिन प्रश्नों को बार बार पूछा जाता है। आप मोटी मोटी किताबें, हजार हजार पेज की किताबें पढ़ेंगे, उसी में आप साल भर फंसे रह जाएंगे। यहाँ हमने आपके लिए कुछ चुने हुए प्रश्न ही तैयार किए हैं। तो हरदा की लड़ाई, मराठा सरदार सिंधिया, होलकर, भोसले एवं गायकवाड़ की सेनाओं ने पेशवा के कहने पर निजाम पर आक्रमण किया था। तो यहाँ क्या हुआ, आप देखिए यहाँ पे मराठा राज्य संघ और पेशवा मराठा राज्य संघ ने मिलकर के निजाम के खिलाफ आक्रमण किया था। ये हरदा की लड़ाई थी। हरदा एक स्थान का नाम है। और निजाम को उन्होंने एकता दिखाई। इसी तरह की एकता अगर इन लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ दिखाई होती तो शायद नतीजा कुछ और होता। तो अंग्रेज़ों ने निजाम की मदद नहीं की। निजाम ने उम्मीद लगा रखी थी कि अंग्रेज़ हमारी मदद करेंगे, तो निजाम की मदद अंग्रेज़ों ने नहीं की, जिससे वो बहुत दुखी हुआ। अब आप देखिए, अंग्रेज ये अच्छी तरह से जानते थे कि चलो एक ताकत तो ध्वस्त होगी, कम से कम एक शत्रु तो हमारा ख़त्म होगा। तो इसलिए जो है उन्होंने इसमें टांग नहीं अड़ाई, लड़ो आपस में। फिर पेशवा माधवराव की छत पे गिरकर मृत्यु हो गई 27 अक्टूबर 1795 ईस्वी में। रानी अहिल्याबाई की मृत्यु हो गई। रानी अहिल्याबाई के बारे में हम लोग बहुत कुछ सुनते हैं। वो बहुत ही धार्मिक महिला थी। बहुत कम उम्र में जो है वो विधवा हो गई थी, लेकिन शासन का सूत्र उन्होंने अपने हाथ में ले लिया था। और शासन का सूत्र, होलकर वंश की थी ये। शासन का सूत्र अपने हाथ में लेने के बाद इन्होंने बहुत सारे काम किए। इनके जो धार्मिक काम हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर का भी इन्होंने उद्धार कराया था। जगह जगह जो है इन्होंने मंदिर बनवाए, धर्मशालाएं बनवाई। और आज भी मध्य प्रदेश में इनके बनाए हुए जो सार्वजनिक कार्य जो इन्होंने कराए थे उसकी झलक आज भी देखी जा सकती है। तो रानी अहिल्याबाई बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व रही हैं होलकर वंश की। और तो उनके बारे में आप लोगों को पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, क्योंकि ये अहिल्याबाई जैसे लोग जो है ये भारत का गौरव है। और इनके बारे में जितनी अधिक से अधिक जानकारी हमें मिल सके उतनी अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए। तो अब आइए हम देखते हैं 1797 ईस्वी में लाहौर के जमा शाह और अवध के नवाब आशा उद्दौला की मृत्यु हो गई। कभी कभार पूछ लिया जाता है, तो उस समय अवध का नवाब आसफ उद्दौला जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे अब आप मान लीजिए आपसे पूछा जाए, इस तरह का सवाल बना दे कोई कि 1797 ईस्वी में अवध का कौन सा नवाब था, तो अभी तक तो आप शुजा उद्दौला ही पढ़ते आ रहे हैं। तो आसफ उद्दौला का नाम भी आप याद रखिए। अब यहाँ हम देखते हैं कि 1798 ईस्वी में एक और परिवर्तन आता है। देखिए, अंग्रेज़ों की एक और नई नीति हमारे सामने आती है। अब वो नीति क्या थी? वो नीति ये थी कि सहायक संधि की योजना। और सहायक संधि की योजना कौन लेके आया? तो लॉर्ड वेलेस्ली जो है वो 1798 से 1805 ईस्वी तक सर जॉन शोर के बाद गवर्नर जनरल बना। इसने भारत की देशी नरेशों की आपसी फूट का फ़ायदा उठाने के लिए सहायक संधि, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सब्सिडियरी अलायंस, की योजना बनाई। तो इस संधि की कुछ मुख्य शर्तें थीं जिनका पालन आवश्यक था। अब देखिए, जो प्रदेश कह लीजिए वो इस संधि को स्वीकार करता था, तो एक तरह से अपनी स्वतंत्रता को अंग्रेज़ों के पास गिरवी रख देता था। वो अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकता था, उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता कुछ भी नहीं थी। संधि के अधीन देशी राज्य अपने राज्य में एक अंग्रेजी सेना रखता था जो कि देशी नरेश की आंतरिक व्यवस्था कायम करने में मदद देगी। लेकिन अब आप देखिए कि इस अंग्रेजी सेना का खर्च वही देता था। तो अंग्रेज लोग जो है उसकी सुरक्षा के नाम पे जो सेना रखते थे, उस सेना का प्रयोग वो दूसरी जगहों पे भी करते थे। उसका खर्च कौन देता था? उसका खर्च जो है वो देशी नरेश देते थे। तो देखिए अब कितने चालाक थे। इसके अलावा
राजनैतिक कार्य और सलाह आदि के लिए देशी राज्य में एक अंग्रेज रेजिडेंट कहा जाता था और बिना उसकी सलाह के देशी राज्य किसी दूसरे राज्य के साथ संबंध स्थापित नहीं कर सकता। न वो किसी से संधि कर सकता था, न किसी से समझौता कर सकता था। यहाँ तक कि उसके पत्र वगैरह जो आते थे वो भी रेजिडेंट खोल करके देखता था। उसे विदेश जाना होता था तो भी रेजिडेंट से आज्ञा लेनी पड़ती थी। तो कुल मिलाकर के पूरी तरह से अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को उन लोगों ने गिरवी रख दी थी अंग्रेजों के सामने। और आज भी उनके बहुत सारे वंशज हैं ऐसे राजाओं शासकों के हमारे यहाँ तथाकथित। और तो आज भी जो है वो जिन्होंने उनको प्रताड़ित किया, पीड़ित किया, और आज भी जो है वो उन्हीं के रंग में रंगे हुए हैं। पाश्चात्य सभ्यता को अपना करके उनकी बात करते हैं तो उनको शर्मानी चाहिए। ये देशी राज्य जो है अंग्रेजों के अतिरिक्त अन्य किसी यूरोपीय अधिकारी को अपने राज्य में स्थान नहीं देंगे। आप देखिए यहाँ ये भी है कि अंग्रेज थे तो उस समय बहुत सारे लोग, जैसे मैंने अभी बताया कि हैदर अली जो था उसने फ्रांसीसियों को नियुक्त किया अपनी सेना में। महाजी सिंधिया भी इससे परहेज नहीं करते थे क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी सेना का संगठन यूरोपीय ढंग पे हो। तो वो ये नहीं चाहते थे कि कोई दूसरा कि यूरोप का कोई दूसरा, जैसे फ्रांस का हो, नीदरलैंड्स का हो, स्पेन का हो, कहीं और का हो, पुर्तगाल का हो, जिसको कि हम अपनी सेना में रखें, यूरोपीय अधिकारी को अपने प्रशासन में रखें और वो सारा भेद जो है वो अपने देश वालों को बताएं अंग्रेज़ों की का। तो इसलिए उन्होंने स्ट्रिक्ट जो है ये प्रतिबंध लगा दिया उसके ऊपर। तो कंपनी उसे देशी राज्य के आंतरिक मामलों को सुलझाने और बाह्य आक्रमण के समय उसकी रक्षा करेगी। तो इस तरह से जो है उन्होंने आश्वासन दे दिया देशी राज्य को कि भाई हम आपका कोई आंतरिक झगड़ा होगा तो उसको हम सुलझा देंगे और बाहर से कोई आक्रमण होगी तो हम आपकी रक्षा करेंगे, बस आप हमारी सेना का खर्च उठाते रहिए, हमारे रेजिडेंट को बता के कोई भी काम कीजिए। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि सहायक संधि का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था। देशी राज्यों की कमजोरियों का लाभ उठा करके उनको संधि द्वारा पूरी तरह से पंगु बनाकर, लूला लंगड़ा बनाकर ब्रिटिश शक्ति या अंग्रेजी शक्ति के आश्रय में ले आना तथा पूर्ण रूप से अंग्रेजों के ऊपर निर्भर कर देना था। और बहुत सारे राज्यों ने एक एक करके सहायक संधि स्वीकार कर ली। परिणाम यह हुआ कि उन्होंने अपनी अस्मिता को गिरवी रख दिया अंग्रेजों के समक्ष। 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। 1799 वेलेस्ली ने मैसूर पर आक्रमण करके टीपू का अंत कर दिया। इस युद्ध का अब आपसे सवाल पूछा जा सकता है, टीपू सुल्तान की युद्ध कौन से मैसूर युद्ध में? तो चौथे में हुई। मैसूर के सिंहासन पर फिर से पुराने हिंदू वंशज कृष्णराज को अंग्रेजों ने बिठा दिया, जो कि नाबालिग था, और उसको बाध्य किया कि वह सहायक संधि स्वीकार कर ले। 1800 ईस्वी में नाना फडणवीस की मृत्यु हो गई। तो नाना फडणवीस जो था वो, उसके बारे में हम लोगों ने बातचीत की थी। नाना फडणवीस जो है वो 1742 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक का जो है उसका समय है। तो नाना फडणवीस के सामने बहुत सारी समस्याएं थी। जब केंद्रीय प्रशासन में आया वो मराठों के, तो उसने जो है राघोबा के ऊपर नियंत्रण रखना था, मराठा संघ की एकता को सुरक्षित रखना था, मराठा पेशवा माधवराव द्वितीय का पालन पोषण करना था, उसे राज्य करने के लिए उसे जो है प्रशिक्षण देना था, अंग्रेजों के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकना था। तो इस तरह से जो है उसके सामने बहुत सारे कार्य थे और उन कार्यों को उसने बड़ी चतुराई से किया। तो इस तरह से जो है हम ये देखते हैं कि आप विभिन्न, जब आधुनिक भारत का इतिहास, इस बीच बहुत सारी घटनाएं जो हैं हुई थी। जब आप पढ़ेंगे उन घटनाओं को तो आप ये देखेंगे कि उसमें नाना फडणवीस भी जो है वो आपको कहीं ना कहीं मौजूद दिखाई देगा। अब जैसे 1795 में मराठों ने निजाम की खरदा की लड़ाई में हराया निजाम को, तो पेशवा माधव राव युद्ध स्थल पर उपस्थित था। तो इस समय उसमें और राघोबा के पुत्र बाजीराव में कुछ पत्र व्यवहार भी हुआ था। और जब नाना के गुप्तचरों ने नाना को यह सूचना दी कि पेशवा बाजीराव को पत्र लिख रहा है, तो नाना ने पेशवा को अपमानित किया और उसके सेवक को जेल में डाल दिया जो पत्र लेके जा रहा था। तो कहते हैं इस अपमान से पेशवा उबर नहीं सका और 2 महीने बाद ही उसने जो है छत से कूद करके आत्महत्या कर ली। अभी हमने आपको बताया कि किस तरह से जो है उसने आत्महत्या की।
अंग्रेजों के प्रति भी जो है नाना के बारे में यह है कि ये कहा जाता है कि वो अंग्रेजों के विरुद्ध था, लेकिन वास्तविकता यह है कि नाना अंग्रेजों से उत्पन्न भय को समझ ही नहीं पाया था और इसीलिए वो अंग्रेजों से मैत्री चाहता था। तो अगर हम नाना फडणवीस का मूल्यांकन करें तो हम देखते हैं कि नाना फडणवीस को कई बार इस कंपटीशन में सवाल पूछा गया है कि नाना फडणवीस को सैनिक ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था। 18वीं शताब्दी में जबकि मराठों को हैदर अली तथा अंग्रेजों से निरंतर संघर्ष में लगे रहना पड़ता था, तब मराठा राज्य की सुरक्षा और संचालन के लिए एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो सैनिक रूप से कुशल हो, लेकिन नाना में ये कमी थी। नाना किसी सैनिक अधिकारी अथवा सेना संचालक को अपने पास नहीं रखता था। वो निरंतर एक एक को समाप्त करता गया। प्रत्येक सैन्य संचालक को संदेह की दृष्टि देखता था और उसे उसके पद से हटाने का प्रयास करता था। तो इससे मराठा राज्य में कलह पैदा हो गई, फूट पैदा हो गई, दलबंदी हो गई, गुटबंदी हो गई। तो इसलिए नाना फडणवीस का मराठा राज्य के पतन में सबसे अधिक उत्तरदायित्व है, ऐसा बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं। 1773 से 74 और 1795 से 97 ईस्वी के उत्तराधिकार के संकट का अगर तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया जाए तो नाना का योगदान उभर करके हमारे सामने आ जाता है। 1773-74 ईस्वी में आपसी मतभेद होने के बाद भी 12 भाई काउंसिल का गठन किया जा सका। 1795-97 में हम ये कह सकते हैं इसके बीच में 95 से इसकी कल्पना भी नहीं हो सकती थी। साथ ही 12 ऐसे नेता भी ढूंढ पाना कठिन था जो योग्यता अथवा कौशल में पहले जैसे नेताओं के निकट हों। तो इस तरह से हम ये कहते हैं कि कुल मिलाकर के जो नाना फडणवीस का जो चरित्र था वो ढुलमुल चरित्र था। इसके बारे में आप लोग थोड़ा अध्ययन कीजिएगा। अब आइए हम जो है थोड़ी सी बातचीत कर लें टीपू सुल्तान के बारे में। टीपू सुल्तान का चूँकि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में अंत हो गया था और टीपू सुल्तान को लेकर के जो है आधुनिक युग में भी बहुत बवाल मचा रहता है, तो थोड़ी सी चर्चा करना समीचीन होगा यहाँ पे। टीपू एक शिक्षित व्यक्ति था, हैदर अली का पुत्र था और अपने पिता की तुलना में अधिक अच्छा कूटनीतिज्ञ था और उसने तुर्की और फ्रांस में अपने दूत भेजे तथा इस बात का प्रयत्न किया कि वह इस्लामी जगत में प्रतिष्ठा प्राप्त करे। सामान्यतः अंग्रेज इतिहासकारों ने टीपू के विषय में बहुत आलोचनात्मक ढंग से लिखा है उन्होंने उसे एक अत्याचारी धर्मांध शासक बताया है, किंतु डॉक्टर मोहिबुल्लाह हसन टीपू के संबंध में बहुत सारी भ्रांतियां दूर करने का प्रयास करते हैं और वो उसकी प्रशंसा करते हैं, उसके कार्यों की प्रशंसा करते हैं। बहुत सारे इतिहासकार जो हैं उनका ये भी मत है कि टीपू संपूर्ण भारत को स्वतंत्र कराना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में ऐसा कहीं उसके कार्यों में नहीं दिखाई दिया कि वो मैसूर के अलावा किसी और क्षेत्र को स्वतंत्र कराना चाहता हो। तो टीपू जो है आज के युग में एक कंट्रोवर्शियल चरित्र है। आप अंग्रेज यात्रियों, विदेशी लेखकों, राइटर्स के माने अगर जो उस समय वहाँ मौजूद थे तो उसने कई बार ऐसे धर्मांधतापूर्ण कार्य भी किए थे, जैसे कत्लेआम कराना, ये सब करना, लेकिन उसने बहुत सारे अच्छे काम भी किए थे। तो कुल मिला जुला करके हम दोनों ही बातें उसके बारे में कह सकते हैं। 1801 ईस्वी में अब देखिए अवध पर कुशासन का आरोप लगा करके तथा अफगानिस्तान के शासक शाहजहाँ के आक्रमण का भय दिखा करके उसको सहायक संधि स्वीकार करने के लिए बाध्य किया गया, जिसके अनुसार उसे रुहेलखंड तथा दक्षिणी दोआब अंग्रेजों को देना पड़ा। अब आप देखिए ये बड़ा ही महत्वपूर्ण समय था। धीरे 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 किस तरह से अंग्रेज अपना कदम जमा रहे थे। अवध पे अधिकार करना बड़ा ही महत्वपूर्ण। अब आप देखिए बंगाल, बिहार के बाद जो है किस तरह से अंग्रेज जो है, जिसे आजकल आप उत्तर प्रदेश कहते हैं, यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध कहा जाता था उत्तर प्रदेश को पहले अंग्रेजों के ज़माने में। तो अवध पर उन्होंने जो है वो किस तरह से अपना अधिकार किया। देखिए
वो शासन भी नहीं कर रहे थे, शासन नवाब कर रहा था। सहायक संधि स्वीकार करने के लिए उसको बाध्य कर दिया गया। अब वहाँ पे उनकी सेना रहने लगी, पहले से भी रहती थी, और उससे कुछ प्रदेश जो थे अवध के, जो महत्वपूर्ण प्रदेश थे, रुहेलखंड और दक्षिणी दोआब, वो भी ले लिए गए। तो इस तरह से उसको कमज़ोर करके, वहाँ के नवाब को कमज़ोर करके वहाँ अपनी सेना उन्होंने रख दी। तो कितनी चतुराई से उन्होंने काम किया। और बाद में और आरोप क्या लगाया? कुशासन का। तो ये भी आप देख लें। 1801 ईस्वी में कर्नाटक पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। अब धीरे धीरे जो है वो अपना क्षेत्र बढ़ाते गए। अब देखिए कैसे जो है धीरे धीरे किनारे किनारे से वो बीच में घुस रहे थे। वो एकदम बीच में उन्होंने नहीं किया कुछ, समुद्र के किनारे वाले जो इलाके थे वहाँ से बीच में धीरे धीरे घुस रहे थे, चाहे पूरब की तरफ से, चाहे दक्षिण की तरफ से, चाहे पश्चिम की तरफ से, हर तरफ से। 1802 में जसवंत राव होलकर द्वारा हार करके पेशवा बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों की शरण में पहुंच गया और सहायक संधि स्वीकार कर ली। तो अब आप देखिए, इसे बेसिन की संधि कहते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण संधि है। बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसे आप याद रखें। पेशवा का सहायक संधि स्वीकार करना यानी मराठा राज्य संघ का टूट जाना हुआ। अब जो है मराठा राज्य संघ को तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं रह गई अंग्रेजों के लिए। इसके बाद धीरे धीरे आप देखेंगे कि होलकर, भोसले, गायकवाड़ सब ने जो है वो अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार कर ली। 1803 में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, जो 1803 से 1805 तक चला, और पेशवा द्वारा सहायक संधि स्वीकार कर लेने पर मराठा सरदार पेशवा से नाराज हो गए और अंग्रेजों के शत्रु बन गए। अतः वेलेस्ली ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अब पेशवा जो था वो ही वॉज ऑल पावरफुल, सबसे ज़्यादा ताकतवर था बालाजी विश्वनाथ के समय से ही। तो उस पर कब्जा कर लिया अंग्रेजों ने, तो इनकी शक्ति वैसे ही मनोवैज्ञानिक रूप से काफ़ी कम कर दी। तो 1803 ईस्वी में भोसले ने हार करके देवगांव की संधि कर ली और 1803 में ही सिंधिया ने सुरजी अर्जन गांव की संधि की और 1805 में होलकर भी परास्त हो गए और राजपुर घाट की संधि कर ली। तो इस तरह से आप देखिए कि एक एक करके मराठा राज्य संघ की जितनी ताकतें थीं सबको अंग्रेजों ने ख़त्म कर दिया और उनको अलग अलग संधियां करने के लिए बाध्य कर दिया। तो लॉर्ड वेलेस्ली को उसकी उग्र नीति के कारण 1805 में वापस बुला लिया गया। अब थोड़ा सा हम लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में बात कर लेते हैं मित्रों। तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के निर्माण के इतिहास में वेलेस्ली का महत्वपूर्ण स्थान है। जिस समय वह भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया उस समय कंपनी की स्थिति बहुत ही चिंताजनक हो रही थी, बहुत अच्छी नहीं थी। दूसरी ओर फ्रांसीसियों का प्रभाव जो था वो स्थापित होने का भय था। तो अपने शासनकाल में यानी अपने गवर्नर जनरलशिप में उसने फ्रांसीसियों को आगे बढ़ने से रोक दिया। उसने फ्रांसीसियों की जो सारी इच्छाएं थी उन पर तुषारपात कर दिया। उसने टीपू और मराठों को पराजित किया। निजाम और अवध के नवाब पर दबाव डाल करके उनसे सहायक संधि स्वीकार करवाई, उनको मजबूर कर दिया कि वो सहायक संधि स्वीकार करें। कर्नाटक, तंजौर, सूरत, फर्रुखाबाद आदि जो छोटे छोटे राज्य थे उनका उसने अपहरण कर लिया। जैसे अभी हमने बताया कि रुहेलखंड ले लिया उसने अवध से। उसने कंपनी के क्षेत्र में काफ़ी वृद्धि की, कंपनी की सम्मान में, प्रतिष्ठा में वृद्धि की। अपने कार्यों के द्वारा उसने कंपनी को सर्वश्रेष्ठ शक्ति के रूप में परिणित कर दिया। मराठों की शक्ति को छिन्न भिन्न करके उसने कंपनी के भावी साम्राज्य का मार्ग प्रशस्त किया। एडवर्ड इनग्रम ने लिखा है कि उसके कार्य में भारत का नक्शा उसके कार्यकाल में उसके समय में भारत का नक्शा जो है बड़े नाटकीय ढंग से बदल गया। वेलेस्ली का ब्रिटिश साम्राज्य के विकास में सबसे बड़ा यही योगदान है। उसने कंपनी के साम्राज्य का इतना अधिक विस्तार किया जितना उसके पहले किसी अन्य गवर्नर जनरल के समय में नहीं हुआ था। इतना ही नहीं, वह भविष्य में भी कंपनी की सर्वोच्च सत्ता स्थापित करने के लिए उसने एक आधार तैयार कर दिया, उसने एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया, एक आधारशिला तैयार कर दी
जिससे कि आगे आने वाले गवर्नर जनरल जो थे उनके लिए बहुत आसानी हुई। क्लाइव ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना रखी थी, उसकी नींव रखी थी। वारेन हेस्टिंग्स ने उसे सुसंगठित और सुव्यवस्थित किया था, एक अच्छी शासन प्रणाली दे करके। और वेलेस्ली ने अपनी विस्तारवादी नीति से सहायक संधि वगैरह का इस्तेमाल करके उसे विस्तृत कर दिया, उसकी मर्यादा में, उसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि की और उसे सार्वभौम शक्ति बना दिया। वी.ए. स्मिथ उसकी बहुत तारीफ करते हैं। वो ये कहते हैं कि उसकी गणना जो है ब्रिटिश साम्राज्य के निर्माताओं में की जाती है, यानी वारेन हेस्टिंग्स, क्लाइव, उसके पहले वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स और डलहौजी के साथ जो है उसकी तुलना की जा सकती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वेलेस्ली जो है एक बहुत ही कुशल, बहुत ही शातिर, बहुत ही चतुर गवर्नर जनरल था। लॉर्ड कॉर्नवालिस को फिर से गवर्नर जनरल बनाया गया 1805 ईस्वी में, लेकिन दुर्भाग्य से 5 अक्टूबर 1805 को उसका देहांत हो गया। अब उसके बाद फिर सर जॉर्ज बार्लो गवर्नर जनरल बना। उसने हस्तक्षेप की नीति अपनाई और आते ही मराठों से उसने संधि कर ली। उसने होलकर से भी संधि की और सिंधिया को गौहद एवं ग्वालियर के दुर्ग लौटा दिए। तो इस तरह से जॉर्ज बार्लो गवर्नर जनरल बना। मित्रों, आगे ये चर्चा जारी रहेगी। मेरी अपील है आप लोगों से कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ 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 आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारा भी हौसला बढ़े। और अगली कड़ी में फिर हम आगे के इतिहास की बातचीत करेंगे और बहुत जल्दी ही मैं आपको एंशिएंट और मेडिवल पर भी लेके आऊँगा। हालांकि मैंने कुछ चुने हुए प्रश्न जो है वो आर्थिक इतिहास पे और उसके अलावा नेशनल मूवमेंट पे और मुग़ल प्रशासन वगैरह पे 100 से ज़्यादा प्रश्न जो है वो उनकी वीडियोस बना के डाली हुई हैं। आप देख सकते हैं, वस्तुनिष्ठ परीक्षण वाले, आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाला प्लेलिस्ट खोलेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।